Hello everybody, welcome back to ACCCA classes. Today we'll be completing the rest part of the chapter and without wasting any time, let's get started. So आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें the treasury function पढ़ना है, which is the third function which we have to focus on. ठीक है? So now अपन यहाँ पे let's get started with this. अच्छा, what all we have completed? We have completed the MA function and we have completed the FA function. लास्ट फंक्शन है बहुत छोटा फंक्शन है और बहुत जल्दी भी हो जाएगा ये लेक्चर, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है दी ट्रेजरी फंक्शन. ठीक है, ट्रेजरी फंक्शन का मतलब क्या है आप समझिए. इसका मतलब ये है हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशंस मनी इज हैंडल्ड. ट्रेजरी फंक्शन सिंपल से जो ट्रेजरर होता है, बेसिक अगर आप कोई सोसाइटी में पहले रहे हो या शायद अभी रहते हो, सो वहाँ पे हर एक प्रॉब्लम एक बिल्डिंग का ट्रेजरर होता है जो बेसिकली मैनेज करता है पूरे द मनी, द इनफ्लो एंड आउटफ्लो. दैट इज कॉल्ड एज ट्रेजरी फंक्शन. तो ये तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेफिनेटली व्हाट यू कॉल बहुत ही यूजफुल है. सो बेसिकली व्हाट डज इट फोकस ऑन? इट फोकसेस ऑन वेदर द कंपनी हैज इनफ कैश. ठीक है, एंड जो कैश है वेदर इट इज यूज्ड एफिशिएंटली. अच्छा एक मिनट, ये बहुत ही सब उधर है. यस, सॉरी, वो क्या इधर है मेरा वो राइटिंग पैड, सो आई हैव टू बेंड डाउन एंड राइट. सो इट इज वेदर द कैश हैज बीन यूज्ड एफिशिएंटली. ठीक है, द थर्ड वन जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इज टू कंप्यूट द बिजनेस टैक्स लाइबिलिटी. भाई बिजनेस तो प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रॉफिट पे उसको टैक्स भी पे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. नाउ ये टैक्स लाइबिलिटी में देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टर्म्स दैट यू शुड नो. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज टैक्स evasion. The second is tax avoidance. The third is tax mitigation. ठीक है, ये तीन और फटाफट करते हैं, उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी फंक्शन भी जाते हैं, बट पहले ये कंप्लीट करते हैं. सो भाई टैक्स इवेजन का मतलब क्या है? ये तो काफ़ी कॉमन है और काफ़ी आप सुने भी होंगे. टैक्स इवेजन मतलब यू आर नॉट पेइंग द टैक्स टू द टैक्स अथॉरिटी. आप टैक्स की चोरी करते हो. बेसिकली आपका बिजनेस प्रॉफिट्स कमा रहा है, सब अच्छा जा रहा है, बट यू आर नॉट पेइंग द टैक्स, राइट? सो यू आर बेसिकली डिक्लेयरिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द टैक्स अथॉरिटी. उसको बोलते हैं टैक्स इवेजन. ये कैसे होता है? शेल कंपनीज बनाना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, ब्लैक मनी में करना, सिर्फ कैश में डील करना, ये सब टैक्स इवेजन के अंदर आता है. ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स मिटिगेशन में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. और मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये टैक्स अवॉइडेंस हो या टैक्स मिटिगेशन. पहले आप समझिए टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है ना. टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये होता है that there are kind of certain tax allowances which the tax authority gives. आप टैक्सेशन चैप्टर में ज़्यादा, टैक्सेशन चैप्टर मतलब मैं तो SBR के बारे में बात कर रहा था, बट टैक्सेशन पेपर में भी यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द काइंड ऑफ अलाउंसेस द टैक्स अथॉरिटी गिव्स. तो जो अलाउंसेस है उनको लीगली, जो लीगली लिखा हुआ है उनको क्लेम करना इज कॉल्ड एज, बेसिकली आप जब उनको क्लेम करते हो तो आप सर्टेन पार्ट ऑफ टैक्स को डेफिनेटली आप पे नहीं कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज टैक्स अवॉइडेंस. ठीक है, जो लीगली जो लिखत में रहता है एंड यू आर टेकिंग दैट एंड यू आर यूजिंग इट. जनरली जो सीएस होते हैं उनके पास ये ज़्यादा आइडिया होता है, नॉर्मल पीपल के पास नहीं होता है, इसलिए दे एंड अप पेइंग मोर टैक्स. बट if you meet any chartered accountant, they will tell you ways how to actually reduce tax legally. That is called as tax avoidance. What is called as tax mitigation? देखा, टैक्स मिटिगेशन का मतलब ये है, एक सर्टेन रूल्स है. सपोज आई एम अ सीए, ठीक है, मैं वहां पे एक लूप होल निकाल देता हूँ एंड आई यूज दैट लूप होल. देखो ये कुछ इलीगल नहीं है, बट एक लूप होल है जो मैंने ढूंढ लिया है. ठीक है, और मैं उसके कारण मतलब उसके वजह से आई एम नॉट पेइंग द टैक्स. दैट इज कॉल्ड एज टैक्स मिटिगेशन. जब ये लूप होल बहुत बड़ा हो जाता है, व्हेन इट इंक्रीजेस, व्हेन इट इज गेटिंग एक्सपैंडेड, व्हेन मोर नंबर ऑफ यूजर्स आर यूजिंग दिस लूप होल, व्हाट विल हैपन, जो पार्लियामेंट है
पार्लियामेंट में ये इशू डिस्कस होगा और वो लूप होल को बंद करने की कोशिश करेगा, राइट? दैट इज कॉल्ड एज टैक्स मिटिगेशन। एक एग्जांपल दो, आप मुझे बताना टैक्स अवॉइडेंस है या टैक्स मिटिगेशन, ठीक है? कल ही मैं पढ़ रहा था हाउ डज अ पर्सन एक्चुअली सेव टैक्स, व्हाट आर द वेरियस वेज, ये वो। उसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक पेरेंट है, वो रिटायर हो चुका है, ठीक। नाउ ही वांट्स टू गिफ्ट अ प्रॉपर्टी टू हिज सन और डॉटर, ठीक है? नाउ उनका पोर्टफोलियो जो स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है, सपोज वो 10 करोड़ है। एक मिनट, ये पेन क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट गाइस, भाई द पेन इजंट वर्किंग, जस्ट अ सेकंड। यस, द पेन, सॉरी गाइस। सो हाँ, सपोज एक पेरेंट है, वो रिटायर होना चाह रहा है, ठीक है? वो रिटायर हो चुका है। ही हैड, द पेरेंट हैज 10 करोड़ वर्थ रुपीज ऑफ स्टॉक ऑफ, उनका पोर्टफोलियो पूरा वैसा 10 करोड़ का है। उनको एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करेंगे, उन्हें रिटायरमेंट हो गया, वो क्या करेंगे? तो अपने सपोज एक बेटे को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करेंगे। नाउ व्हाट अ जनरल, यू नो, मतलब जो आम आदमी, वो क्या करेगा? भाई मैं 10 करोड़ का बेचता हूँ, विद द करेंट इंडियन टैक्सेशन सिस्टम जो भी है, यू हैव टू पे 12.5% एज टैक्स ऑन योर लॉन्ग टर्म गेन्स, ठीक है? आपको अगर नहीं मानो, शॉर्ट टर्म गेन्स पे 20% होता है, पर अभी अभी मैं लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म है, तो मेरे को 12.5% टैक्स पे करना है। मतलब 10 करोड़ में से मैं already वो क्या है, वो पे कर रहा हूँ, टैक्स ही पे कर रहा हूँ इतना तो, ठीक है? ना व्हाट व्हाट इज हर सजेस्टेड मेथड? जो सपोज ये पेरेंट है, ये सन है, ठीक है? Parent can gift these shares to son or transfer in his demat account worth 10 crore rupees. एंड अगर ये सन उससे घर बनाता है, घर लेता है, ठीक है? उससे अगर घर लेता है, सो ही डजंट हैव टू पे टैक्स। ये एग्जेम्प्टेड है अकॉर्डिंग टू सम सेक्शन, आई डोंट रिमेंबर द सेक्शंस, आई एम नॉट सेइंग इट, जहां तक मुझे याद है इट इज 54 और 57F। आप प्लीज क्लैरिफाई करना है क्या है, ठीक है? बट ये वो मेथड है। पेरेंट ने सन को 10 करोड़ का स्टॉक गिफ्ट करा, सन ने उससे प्रॉपर्टी खरीदा, तो वो जो उस पे जब जब वो बेचेगा, ही डजंट हैव टू पे दिस 12.5% ऑफ टैक्स। दिस इज हाउ, नाउ यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, इट इज टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स मिटिगेशन, ठीक है? आई हैव स्पेंड मोर टाइम इस पे, जो कि इतना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? नाउ नाउ वी हैव टू स्टडी द फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी फंक्शन, ठीक है? काफी इजी। अभी यहाँ पे मैं फटाफट हो जाएगा, ठीक है? फर्स्ट वन इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैं WC लिख रहा हूँ। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हमको सब पता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है। बेसिकली जो मेरे डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस है, हाउ डू आई मैनेज दैट? सो हाउ, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? सो वर्किंग कैपिटल, इट बेसिकली डिसाइड्स हाउ वेल विल योर बिजनेस रन। आपके पास फ्राइट देने के पैसे हैं, आपको वेजेस देने के पैसे, जो वाटर बिल है उसके पैसे, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो उसके पैसे है या नहीं बिजनेस में, इट मैटर्स। सो जो ट्रेजरर है वो वर्किंग कैपिटल देखता है, ठीक है? इसके साथ ही विच इज काफी सेल्फ एक्सप्लेन, कैश मैनेजमेंट। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज ये अगेन वर्किंग कैपिटल में आ जाता है, ठीक है? थर्ड वन इज फाइनेंसिंग, ठीक है? तो ट्रेजरर क्या देखता है? ट्रेजरर ये देखता है कि वेदर आई हैव टू बोरो, और वेदर आई हैव टू बोरो थ्रू डेट और इक्विटी, और आई हैव टू इन्वेस्ट समवेयर टू गेन रिटर्न्स। मतलब मुझे बोरो करना चाहिए टू एक्सपैंड माई बिजनेस, और डू आई इन्वेस्ट समवेयर सो आई विल अर्न अ लॉन्ग टर्म रिटर्न ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है, ठीक है? एक मिनट, यस। फोर्थ वन इज फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट। नाउ द बिजनेसेस हु आर इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब बहुत मैटर करता है उनके लिए, ठीक है? क्योंकि जो फॉरेन करेंसी वो अप एंड डाउन बहुत होता है, फ्लक्चुएशंस काफ़ी होता है, तो वो लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए ट्रेजरर का ये फंक्शन होता है। सो फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट का मतलब ये है। फिफ्थ वन इज टैक्स मैनेजमेंट। अब मैंने ऑलरेडी इस पर टाइम स्पेंड कर चुका हूँ, नो नीड टू एक्सप्लेन, ठीक? ये हो गया। नाउ आप एक बात समझिए, यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है, द importance or the advantages of having a large working capital balance and a small working capital balance। टेक्स्ट बुक में बहुत कंफ्यूज करके दिया है, मतलब
मुझे नहीं मालूम, इतना इतना मतलब कोई सेंस क्यों नहीं बन रहा उसमें। मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, वो पढ़ के जाना बस एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी वर्किंग कैपिटल समझ में आया, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा है। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, वेदर दैट अमाउंट इज लार्ज और वेदर दैट अमाउंट इज स्मॉल। आपके जो लॉकर में जो आपके पैसे हैं, बहुत पैसे हैं या कम पैसे हैं, तो उसका एडवांटेजेस हमें पढ़ना है। अगर ज़्यादा पैसे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है, कम पैसे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है ना। ज़्यादा पैसे के एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। आप माल मंगा सकते हो, यू कैन परचेज स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू व्हेन यू नीड। यू डोंट हैव टू वेट फॉर जब आपको किसी और से पैसे आएंगे, जब आपके अपने कस्टमर से पैसे आएंगे, तो वो एक होता है। इफ़ यू हैव टू एक्सपैंड इनटू समवेयर, अगर आपको अननेसेसरी कॉस्ट सडनली आ जाता है बिजनेसेस में, तो बिजनेस इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी। तो सडन अगर सडनली अनसर्टेनिटी जैसे कॉस्ट आ जाते हैं, तो उनको मैनेज करने के लार्ज कैपिटल बैलेंस काम आता है, ठीक है। स्मॉल के लिए क्या फायदा है, जो स्मॉल वर्किंग कैपिटल बैलेंस होता है, सपोज बहुत कम पैसे, तो उसके भी एक काइंड ऑफ एडवांटेजेस होते हैं। आप माल थोड़ा कम मंगाओगे, अगर आपका माल कम मंगाओगे तो व्हाट इज हैपनिंग, योर स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इज लो, ठीक है। आपका जो साइकिल है ऑफ कैश साइकिल है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा। वो ऐसे ही सपोज लार्ज कैपिटल बैलेंस है, सो क्या पैसा लॉकर में रहे, that is not being invested somewhere, so that opportunity cost is very high. What is opportunity cost? The next best alternative foregone. समझ में आ रहा है आपको। सो अगर आपका कम पैसा है तो आपका कैश साइकिल बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है। आपके पास ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है तो क्या होगा, जो स्टॉक है वो कैश में जल्दी ज़्यादा कन्वर्ट होगा, तो आपका कैश साइकिल बेटर होते जाएगा, ठीक है। ये हम समझ, एक बार टेक्स्ट बुक से भी वो पढ़ लेना, बट मुझे नहीं मालूम टेक्स्ट बुक में बहुत करना, सब आपको क्या वहाँ से पढ़ना, बीपीपी से पढ़ना, वो थोड़ा सिंप्लीफाइड, ठीक है। लास्ट है यहाँ पे, अगर कोई बिजनेस को पैसा चाहिए एक्सपैंड करने के लिए, इट हैज़ बेसिकली टू एक्सटर्नल ऑप्शंस। इंटरनल के बारे में बात नहीं हो रही, एक्सटर्नल ऑप्शंस। इफ आप अपने बुक में ऐसा लिखे, बिजनेस हैज टू एक्सपैंड, इफ बिजनेस वांट्स टू एक्सपैंड, it has two major options to borrow money externally. It has two major options to borrow money externally. क्या है? One is called as, एक मिनट इसको मैं लिखता हूँ, external finance. So ये हो गया। So the first is debt, उधार लेना। Second one is equity, दोनों हम करते हैं। Now ट्रेजरर का काम क्या है? ट्रेजरर का काम क्या है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के पैसे को हैंडल करना। नाउ इफ इट हैज टू एक्सपैंड, नाउ इट्स जॉब इज टू सी वेदर आई टेक अ डेट और आई डाइल्यूट माई इक्विटी। नाउ डेट से क्या होगा, अब बोलते हैं उधार बहुत गंदा होता है, हम समझते हैं उधार गंदा क्यों होता है, अच्छा क्यों होता है, वाई डू सम पीपल प्रेफर डेट, वाई डू मोस्ट पीपल डोंट प्रेफर डेट। सी, डेट का एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इजीली मिलता है, ठीक है। जो डेट पे आप जो ब्याज देते हो, जो इंटरेस्ट देते हो, दैट इज डिडक्टेबल। मतलब सपोज सपोज आपका प्रॉफिट कुछ 2 रुपए, नहीं 2 रुपए तो बहुत, 10 रुपए था, है प्रॉफिट ये था, पर आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो दैट रिड्यूसेस योर प्रॉफिट, ठीक है, दैट रिड्यूसेस योर प्रॉफिट। तो ये जो 8 रुपए पे आपको टैक्स देना है, आप पहले 10 रुपए पे दे रहे थे टैक्स, सपोज आप पहले 10 रुपए पे दे रहे थे टैक्स, पर आज आप खाली 8 रुपए पे दे रहे हो, तो आपका जो टैक्स है वो कम हो जाता है थ्रू इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल टैक्स इंस्ट्रूमेंट, डिडक्टेबल टैक्स इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये डेट के फायदे हैं, बेसिकली डेट क्यों लेना। अब इक्विटी, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है व्हाट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब समझिए, इक्विटी इज बेसिकली यू डाइल्यूट योर ओनरशिप टू रेस कैश, ठीक है। सपोज आप एक कंपनी हो, मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर हूँ, मुझे आपके कंपनी में थोड़ा स्टेक चाहिए और आपको पैसे की भी ज़रूरत है। आई गिव यू मनी, यू गिव मी सपोज 10% स्टेक, उसे इक्विटी कहते हैं। नो, इक्विटी का क्या होता है बेसिकली, अब डेट में यू आर पेइंग इंटरेस्ट इज अ बर्डन इन अ डेट, ठीक है। इंटरेस्ट एक बर्डन होता है, आपको इक्विटी में बर्डन नहीं है,
बर्डन तो है ही नहीं इक्विटी में। अब आप बोले भैया इक्विटी में तो पर आपको डिविडेंड देने पड़ते हैं। डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी। डिविडेंड इज समथिंग विच इज गिवन आउट ऑफ चॉइस ऑफ द बिजनेस। डिविडेंड कंपल्सरी नहीं होता है। सपोज प्रॉफिट पहले बहुत अच्छा था, पहले आपने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया समझ लो, ठीक है, पर ये साल सपोज प्रॉफिट्स गिर गए तो आपको डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, यू आर इन दैट कंफर्टेबल पोजीशन। पर यही डेट, तुम प्रॉफिट 1,000 करोड़ कमाओ, 2 रुपए कमाओ, भाई तू मेरा ब्याज दे। सो ये डेट और इक्विटी में डिफरेंस है। इक्विटी में क्या होता है, आपका जो ओनरशिप है वो कम हो जाता है। आपको अगर आपको याद है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने जोमेटो का एग्जांपल दिया था जहाँ पे FII आ गए थे, वो एग्जांपल यहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है। सो बर्डन हो गया, ये ओनरशिप हो गया, ये सब, ठीक है। नाउ डेट में आपको अगेंस्ट योर लोन आपको कुछ कोलैटरल करना पड़ता है, तो आपकी क्या सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जैसे घर, घर, हाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपको देना। पर इक्विटी में ऐसा जरूरत नहीं, आपको कुछ सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये डिफरेंस है। सो एक ट्रेजरर का काम है, ठीक है, ट्रेजरर का काम है कि डेट, कि व्हाट इज गुड फॉर द बिजनेस, इज डेट गुड फॉर द बिजनेस और इज इक्विटी गुड फॉर द बिजनेस। मैंने बोला डेट वो तो बहुत चीपर सोर्स है तो डेट ले ले, ऐसा नहीं होता। यू विल हैव टू इवेल्युएट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच व्हाट यू कॉल एक्सटर्नल फाइनेंस का सोर्स, ठीक है। नाउ जहाँ तक आई नो द चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। ये जरूरत नहीं है गाइस, ये जो प्रोफार्मा दिया है, प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, डोंट स्टडी ये सब। बस देख रहा हूँ सब कुछ कंप्लीट हो गया है या नहीं हो गया है। ठीक है, यस, ये ये एक हो गया। अच्छा, एक और एक छोटा सा पॉइंट मैंने ऐड करने भूल गया, ठीक। सपोज जब आप लोन लेते हो, और सपोज अभी आप लोन लिया, लोन के अगेंस्ट यू हैव डिपॉजिट पर्टिकुलर, सपोज एक घर आपने एक डिपॉजिट किया है, ठीक है, एज अ कोलेट्रल। नाउ द बिजनेस इज नॉट रनिंग वेल, तो बिजनेस अभी शट डाउन होने के है। सो जो ये जो होता है, सो क्या होता है, तो बैंक्स को एक अश्योरेंस मिल जाता है, बैंक से एक अश्योरेंस मिला है, बस देयर मनी विल बी रिकवर्ड, ठीक है। इक्विटी में जब भी सपोज कंपनी सपोज शट डाउन होती है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देना पड़ता है पैसे, उसके बाद इक्विटी, तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर इन अ बिग मेस, बिकॉज दे डोंट नो वेदर उनके पास उनके पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। यस, so that's it guys, we are done with this chapter, we'll be starting with the 14th chapter in the next lecture. Thank you.